हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 12 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अब तो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब आप सभी लोग अपने टारगेट पर लग जाइए। बिना टारगेट पर लगे आपको मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने पढ़ाई पर जुट जाइए और हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं सबको कवर करवाऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। हम यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी, पेट जितने भी एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम, इसके लिए हम करंट अफेयर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन से पहले आज का कुछ विचार है उसको देख लीजिए, क्या अच्छे विचार हैं। आपके और असाधारण सफलता के बीच एकमात्र चीज जो खड़ी है वह है निरंतर प्रगति। तो अगर हम निरंतर प्रगति करते रहेंगे, पर डे पर डेली कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे लिए एक सफलता के रास्ते पर ले जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने मानदंडों का पालन न करने पर कितने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है? तो ऑप्शन है 124, 224, 334, 554। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 334। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा वर्ड आया है, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। तब गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसा दल जो आयोग के पास, ऐसा दल जो आयोग के पास पंजीकृत है लेकिन उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय का दर्जा नहीं प्राप्त है। राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय लेवल का दर्जा नहीं प्राप्त है, उसे हम क्या बोलते हैं, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। जैसे में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो छोटे लेवल पर अपने पार्टी को बनाए हैं, जिनको राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पहचान नहीं मिली है, वो सब क्या होते हैं, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अभी तक कितने हैं? तो 11 अगस्त 2025 तक 2520 दल गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। अब एग्जाम्पल के बारे में जान लें कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे कौन कौन से ऐसे हैं, थोड़े से देख लेते हैं। जैसे यूपी में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अंतर्गत आती हैं। जैसे में स्वराज इंडिया, स्वराज इंडिया एक पार्टी है जो कि क्या है, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। ये अपने उत्तर प्रदेश के लेवल पर नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कुछ ही डिस्ट्रिक्टों में जाना जाता है, इसलिए स्वराज इंडिया क्या है, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। ऐसे ही लोक दल है, ऐसे ही आज़ाद समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी। ये सब क्या है, लोक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, क्योंकि इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग एक प्रकार की स्वायत्त एवं संवैधानिक बॉडी है, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है। मान लो जो आपके निर्वाचन आयोग है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि आर्टिकल
324 में उल्लेखित है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखें तो निर्वाचन आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 324 में बताया गया है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी से एक दिन पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। निर्वाचन आयोग में कितने मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और कितने अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं? तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो ये निर्वाचन आयुक्त है, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन जो ऑफिसर हैं, इनको किसके द्वारा चुना जाता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो CEC की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। CEC का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ये निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है। ठीक, वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो कौन हैं? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन से क्रम के हैं? 26वें क्रम के हैं ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कब पोस्टिंग हुई थी इनकी? तो 19 फरवरी 2025 को 19 फरवरी 2025 को इनकी पोस्टिंग हुई थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 22,800 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, दिसपुर, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में 22,800 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ऑप्शन है 290, 540, 891, 1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 891। तो एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 891। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2025 में भारत का मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान रखता है। तो मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? कंप्यूटर मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस तारीख को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस तारीख को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अगस्त क्रांति डे मनाया गया है। अगस्त क्रांति डे मनाया गया है। 9 अगस्त को नागासाकी डे। 11 अगस्त को कौन सा डे मनाया गया? हिप हॉप डे। 12 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाएगा? तो इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में IIT दिल्ली और किस IIT संस्थान ने मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी किया है?
तो ऑप्शन है IIT गांधीनगर, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर और IIT दिल्ली ने मिलकर DFSI जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी किया है। ठीक, इसमें क्या होता है कि बाढ़ की गंभीरता के बारे में, मतलब कि कहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आता है, उसके निवारण ये सब के बारे में बात की जाएगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा? सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। असम, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र का एक गांव है सतनावरी। इस गांव को स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में कितने करोड़ रुपए के माता जानकी मंदिर का शिलान्यास किया है? 583 करोड़ रुपए, 683 करोड़ रुपए, 783 करोड़ रुपए, 883 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 883 करोड़ रुपए। 883 करोड़ रुपए की सहायता से माता जानकी मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? तो ऑप्शन है 20,825 करोड़, 21,728 करोड़, 23,622 करोड़, 25,829 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23,622 करोड़ रुपए। तो भारत का रक्षा निर्यात में कितने करोड़ तक पहुंच गया है? 23,622 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया है? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अब बात कर लेते हैं, इसमें आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको देख लेते हैं। पशु स्टेम सेल बायो बैंक, पशु स्टेम सेल बायो बैंक आखिर होता क्या है क्या? ठीक, तो ये एक प्रकार का बायो बैंक है। जो पशु स्टेम सेल है एक प्रकार क्या है? बायो बैंक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं से प्राप्त स्टेम सेल को संरक्षित किया जाता है। इस बायो बैंक में पशु से प्राप्त जितने भी स्टेम सेल हैं उनको संरक्षित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी का उपयोग पशु चिकित्सा में, जैव प्रौद्योगिकी में किया जाएगा, नए नए डेवलपमेंट के लिए, ठीक, विकास के लिए, ठीक है, विकास या प्रजनन दर या मतलब कि उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? जम्मू तवी स्टेशन, श्रीनगर रेलवे स्टेशन, अनंतनाग रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। तो कश्मीर घाटी में अनंतनाग रेलवे स्टेशन जो है ये माल ढुलाई के लिए पहला रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केंद्र ने किन 2 राज्यों के लिए विशेष विकास पैकेज योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है असम और मेघालय, असम और त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में भारत का कितना प्रतिशत भूभाग भूकंपीय आपदाओं से ग्रस्त है? तो ऑप्शन है 38.6%, 48.6%, 58.6%, 68.6%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58.6% जो भूभाग है भूकंपीय आपदाओं से ग्रसित है भारत का। मतलब भारत का लगभग 60% एरिया भूकंपीय आपदाओं से ग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का मेट्रो नेटवर्क वर्ष 2014 में 228 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में कितने किलोमीटर हो गया है? तो ऑप्शन है 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर,
1013 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1013 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में INS तमाल ने किस देश के कासाब्लांका बंदरगाह की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ऑप्शन है मोरक्को, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, चिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। अब बात कर लेते हैं INS तमाल के बारे में। INS तमाल, INS तमाल, जो तमाल शब्द है वो पौराणिक देवता इंद्र की तलवार से प्रेरित है। जो तमाल शब्द है वो जो पौराणिक देवता इंद्र हैं उनके तलवार से प्रेरित शब्द है। ठीक। और INS तमाल भारतीय नौसेना के तलवार क्लास फ्रिगेट का हिस्सा था। इसे रूस के यांतर शिपयार्ड कालिनग्रेड में बनाया गया है और इसे विदेश में तैयार होकर, या हम कह सकते हैं जो INS तमाल है वो विदेश में तैयार होने वाला लास्ट अंतिम युद्धपोत है जो भारतीय बेड़े में शामिल होगा। जो INS तमाल है वो अंतिम युद्धपोत है, अंतिम युद्धपोत है, विदेश से आने वाला, विदेश से भारत आने वाला अंतिम युद्धपोत है जो कि भारतीय बेड़े में शामिल होगा। ठीक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।